हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो बिहार पुलिस की नई भर्ती वर्ष 2025 में आई हुई है। उसके लिए हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट्स जारी किया गया है बिहार पुलिस 2025 के लिए, उसी को हम लोग कवर कर रहे हैं। और आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पर 7/8/2024 में जो पेपर हुआ था उसी को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में जो है अंत तक बने रहिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये जो है 21,391 पदों पर न्यू वैकेंसी आई हुई थी, उसी का सॉल्व पेपर है। ठीक है, चलिए सेट नंबर 1 हम लोग कवर कर रहे हैं। टोटल बुक में जो है 63 सेट दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है, यहाँ से दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन। 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया? ये हो जाएगा आपका जनहित याचिका। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए जनहित याचिका तंत्र तैयार किया। 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका PIL की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम थी, क्योंकि अब गरीब लोग भी अदालत में इंसाफ पाने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जनहित याचिका PIL के तहत सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। अगला देखेंगे, अन्य सामान्य अदालत याचिकाओं से इसमें यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए, कि यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है। भारतीय न्यायिक पद्धति में जनहित याचिका उस समय लाया गया जब भारत के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती थे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में जनहित याचिका की अवधारणा का बीज सर्वप्रथम न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर द्वारा 1976 ईस्वी में मुंबई के कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई मामले में बोया गया था। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश PN भगवती को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो ये आपका हो जाएगा संसद के पास है। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार जो है संसद के पास होता है। भारत में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा को सम्मिलित रूप से संसद कहा जाता है। लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यसभा राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा यानी उच्च सदन जिसको बोलते हैं की संरचना से संबंधित है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह संख्या जो है 245 ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला दिया गया है यहाँ पे, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। वर्तमान समय में यूपी के से राज्यसभा सदस्यों की सीटों की संख्या जो है सर्वाधिक यानी 31 है। नेक्स्ट है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका विघटन कभी भी नहीं हो सकता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। लोकसभा निम्न सदन जिसको बोलते हैं के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो हो सकती है 550 हो सकती है। लोकसभा राज्यसभा के तरह ही अस्थायी सदन नहीं है, अर्थात इसका विघटन 5 वर्ष या इससे पहले भी हो सकता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी। पुनः 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे जो है 5 वर्ष कर दिया गया। भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर पाए जाते हैं, जिसमें सर्वोच्च स्थान जो है भारत का उच्चतम न्यायालय का है। सर्वोच्च न्यायालय SC 1935 के अधिनियम के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय का ही प्रतिरूप है। यह संघीय न्यायालय होने के साथ साथ अंतिम अपीलीय न्यायालय भी है। मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या जो है वो 8 थी। ठीक है, वर्तमान समय में यह जो है 33+1 CJI जिसको बोलते हैं
34 हो गई है। ठीक है, संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंधों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय निर्वाचन के संबंध में मुख्यतः 2 प्रकार की पद्धतियां अपनाई जाती है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली पद्धति। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम किसे कहते हैं? तो भारत में जहाँ जहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन डायरेक्ट इलेक्शन होता है वहाँ लगभग हर जगह फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाई जाती है। जैसे लोकसभा व राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचन प्रक्रिया में। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यह निर्वाचन प्रणाली राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में अपनाई जाती है। भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित किया गया है। चलिए अगला देखेंगे, वरीयता क्रम में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है? तो आपका हो जाएगा राष्ट्रपति रखवाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत में वार्षिक वित्तीय विवरण को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट भी कहा जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण में भारत सरकार की अनुमानित आय और व्यय का विवरण होता है एवं यह दस्तावेज बजट प्रक्रिया का हिस्सा होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। वित्त मंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय के द्वारा आम बजट तैयार करवाया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री जो थे वो R.K. षणमुखम सेठी थे, जिन्होंने पहला बजट पेश किया था। अनुच्छेद 75(1) राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है। सर्वाधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने थे। PV नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तीन प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई थी। ठीक है, मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में, राजीव गांधी सबसे कम उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री थे। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जो था वो गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसको हम लोग GB मावलंकर भी बोलते हैं। सर्वाधिक लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रहने वाला अध्यक्ष जो था बलराम जाखड़ थे, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष 329 दिनों तक 1980 से 89 तक चला था। ठीक है, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है एवं भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला देखेंगे हम लोग 4 नंबर सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? तो आपका हो जाएगा संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा शामिल है। ठीक है, आइए हम लोग व्याख्या देखते हैं। ये हो जाएगा आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में मौलिक क्षेत्राधिकार का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 3 प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है, जो इस प्रकार हैं। पहला है, एक तरफ भारत सरकार तथा दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य की सरकारें हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद हो, और तीसरा है केंद्र और कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना एवं एक या अधिक राज्यों की दूसरी तरफ होना हो। नेक्स्ट, आपराधिक मामले ऐसी क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है, जैसे चोरी, हत्या, दहेज, उत्पीड़न आदि। इसमें FIR दर्ज कराने के बाद पुलिस जांच कर अदालत में केस फाइल करती है। अपराधी के दोषी पाए जाने पर जेल या जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है दीवानी मामले।
इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकार के उल्लंघन से होता है, जैसे जमीनी विवाद, वस्तुओं की खरीदारी, किराया, तलाक इत्यादि। प्रभावित पक्ष न्यायालय में एक याचिका दायर करता है। चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर। और सेवा रिगपा क्या है? तो आपका हो जाएगा हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति को सेवा रिगपा कहते हैं। सेवा रिगपा हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है। सेवा रिगपा चिकित्सा की एक पारंपरिक पद्धति है जो भारत के हिमालयी क्षेत्रों में प्रचलित है। यह चिकित्सा पद्धति तिब्बत से आई है और दुनिया भर में सबसे पुरानी चिकित्सा परंपराओं में से एक है। सेवा रिगपा शब्द का अर्थ है उपचार का ज्ञान और यह भोटी भाषा से लिया गया है। सेवा रिगपा के ज़्यादातर सिद्धांत और अभ्यास आयुर्वेद के समान हैं। सेवा रिगपा में इलाज के लिए शरीर और मन के विकास को महत्व दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला दिया गया है यहाँ से, सेवा रिगपा के अभ्यास को विनियमित करने के लिए धर्मशाला में तिब्बती चिकित्सा के लिए केंद्रीय परिषद स्थापित है। सेवा रिगपा के संस्थाओं के लिए मुख्य भारतीय केंद्र लद्दाख और धर्मशाला में है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल 6 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया है? ये कोलकाता में किया है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन जो है कोलकाता में किया है। हुगली नदी के नीचे बनी मेट्रो सुरंग कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है और हावड़ा मैदान को स्प्लेंड से जोड़ता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ये हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है। गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार भारत में हॉकी के गोलकीपरों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भारत में खेलों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, भारत में किसी खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार राशि में एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए नगद पुरस्कार शामिल है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार एवं पुरस्कार राशि इम्पोर्टेंट है। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार में 15 लाख और द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी में 10 लाख। ठीक है, लाइफ टाइम में 15 लाख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भू-अस्थायी उपग्रह नहीं है? तो ये जुगनू हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है जुगनू भू-अस्थायी उपग्रह नहीं है। जुगनू एक नैनो सैटेलाइट है जिसे इसरो के मार्गदर्शन में IIT कानपुर द्वारा बनाया गया है। भारत के कुछ प्रमुख भू-अस्थायी उपग्रह कौन कौन से हैं? तो इनसेट है, जीसेट है, कल्पना 1 है, एडुसेट है और हेमसेट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित है। तो यह जो है भाई और बहन के रिश्ते को समर्पित है। सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार भाई और बहन के रिश्ते को समर्पित है। यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक मनाया जाता है। बिहार के अन्य लोक नाट्य विदेशिया भोजपुर क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय इस नाट्य में महिला पात्र की भूमिका पुरुष कलाकारों द्वारा निभाया जाता है। जट जाटिन केवल अविवाहित द्वारा इस लोक नाट्य में जट जाटिन के वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट है डोमकच। यह नाट्य घर आंगन में ही बारात जाने के बाद व अन्य विशेष अवसरों पर विवाहित महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस लोक नाट्य का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत हास परिहास, अश्लील हाव भाव तथा संवाद को प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ये था उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, जबकि डिजाइन उस्ताद ईसा ने बनाया था।
शाहजहां के कार्यकाल को वैभव और पराकाष्ठ के कारण मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। अन्य तथ्य, शाहजहां ने 24 फरवरी 1628 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक आगरा में करवाया। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया। शाहजहां के काल में आए प्रमुख यात्री फ्रांसीसी यात्री बर्नियर और ट्रेविनियर। मनुची इटली का था, ठीक है। पाटर मुंडी इसने अकाल का वर्णन किया इंग्लैंड में, ठीक है। शाहजहां ने इनायत खां, जिन्होंने शाहजहांनामा लिखा, को संरक्षण किया। बसावन उत्कृष्ट मुगल चित्रकार थे। इसका संबंध आधुनिक उत्तर प्रदेश से था। इन्हें अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार माना जाता है। अबू समद, अकबर ने प्रसिद्ध चित्रकार अबू समद को सीरी कलम की उपाधि एवं महमूद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि प्रदान की थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक जो था वो कहाँ का निवासी था? तो ये आपका था राजगृह का, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा डी। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक राजगृह यानी राजगीर का निवासी था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। मगध में हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, जिन्होंने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। इनका उपनाम जो था वो सेनिया था, अस्थाई सेना रखने के कारण, ठीक है। अवंती राज्य के राजा चंड प्रगोत जब बीमार पांडु रोग जिनको हो गया था हुए, तो बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को चंड प्रगोत की सेवा में उज्जैन भेजा था। चलिए अगला देखेंगे। ये जो है गंधास है, ठीक है। इसको ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ लेंगे, ये काफ़ी लंबा है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा वीडियो। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका बी। इसका PDF हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहाँ से जो है आप लोग पढ़ के बना लीजिएगा। चलिए ये इसका भी राइट जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। ये सभी गंधास वाला प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, यहाँ से दिया गया है। राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सी। राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी। राज्य में विधान, ये हो गया हम लोग का, देख लिए। संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम जो है वो नहीं होगी। केंद्र की तरह राज्यों में भी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद जहां हो और विधानसभा सम्मिलित होती है। संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद के निर्माण तथा उत्सादान की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 171(3) के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों का निर्धारण इस प्रकार होता है। 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय संस्थाओं, न्यायपालिकों, नगरपालिकाओं और जिला परिषदों आदि के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं, जो राज्य के हायर सेकेंडरी या उच्च शिक्षा संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष से पढ़ा रहे हो। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, 1/12 सदस्य उन स्नातक द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं जिन्हें कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्रदान कर ली हो। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा एवं सहकारिता से जुड़े हो। वर्तमान समय में 6 राज्य उत्तर प्रदेश 100, कर्नाटक 75, बिहार 75, आंध्र प्रदेश 58, तेलंगाना 40 और महाराष्ट्र जो है 78 में विधान परिषद विद्यमान है। नेक्स्ट है, विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10 या विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा यानी 1/10 इसमें भी अधिक हो गणपूर्ति होगा। चलिए नेक्स्ट है, संविधान सभा के चुनाव हुए थे, तो आपका हुआ था जुलाई 1946 में। संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को, कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार किया।
कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव जुलाई 1946 में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 208 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई, जिसे कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 ईस्वी की बैठक में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी के जो थे वही थे। चलिए नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित हो तभी हटा सकता है। आइए देखते हैं इसका डिस्कशन। अनुच्छेद 124(5) के तहत संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों को हटाए जाने से संबंधित प्रक्रिया का उपबंध कर सकती है। न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत संसद के किसी भी सदन से हो सकती है। यह प्रस्ताव यदि लोकसभा से शुरू होती है तो 100 सदस्यों के हस्ताक्षर अध्यक्ष को देने के बाद ही प्रस्ताव पेश हो सकता है। यह प्रस्ताव यदि राज्यसभा से शुरू होती है तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल यहाँ से दिया गया है, आगे देखते हैं। न्यायाधीशों को हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव यदि दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या के बहुमत का उपस्थित मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाए तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। नेक्स्ट है तत्पश्चात राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाए जाने का आदेश जारी करते हैं। अभी तक केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी रामास्वामी के संदर्भ में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया, परंतु लोकसभा में यह प्रस्ताव अपेक्षित बहुमत के अभाव में पारित नहीं हो पाया। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? तो आपका हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आइए देखते हैं इसका डिस्कशन। हाइड्रोजन गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है जिसका संकेत H होता है तथा परमाणु संख्या आप सभी को पता होगा 1 होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। यह आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, केवल एक प्रोटॉन होता है। इसकी खोज जो है हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन का उपयोग वनस्पति घी के निर्माण में, द्रव हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन के रूप में, ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा बनाने में ईंधन के रूप में किया जाता है। नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल का प्रमुख घटक है। इस पृथ्वी के वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक का प्रमुख अवयव है जो यूरिया में 46% तक पाई जाती है। जीवधारी नाइट्रोजन को पेड़ पौधों से प्रोटीन के रूप में प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन का उपयोग देखेंगे तो वायुयान के टायरों में भरा जाता है, क्रायो बैंक एवं एक्सयूटी संरक्षण में, नाइट्रोजन विद्युत बल्बों तथा उच्च तापमान मापने वाले तापमापी में भरने के काम आता है। अमोनिया के उत्पादन में भी नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 इसका सूत्र होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस है क्योंकि यह गैस जंतु जगत द्वारा सांस के रूप में बाहर छोड़ी जाती है तथा पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा CO2 को ग्रहण कर जीवित रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा जो है 0.03% है। CO2 गैस ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। CO2 गैस की प्रकृति अम्लीय होती है तथा यह गैस चूने के जल को दुधिया कर देता है। CO2 का जलीय घोल कार्बनिक अम्ल कहलाता है। नेक्स्ट है मीथेन CH4। यह एल्केन श्रेणी CnH2n+2 जिसका सूत्र होता है का प्रथम सदस्य होता है। प्राकृतिक गैस, बायोगैस इत्यादि के मुख्य अवयव जो होता है मीथेन CH4 होता है। कोयले की खानों में मीथेन तथा वायु के मिश्रण से भयंकर विस्फोट होता है, अतः मीथेन को फायर डैम्प भी कहा जाता है। मीथेन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है।
अगला देखेंगे, अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? तो ये इमल्सन का प्रकार है। अंडे की जर्दी कोलाइड का इमल्सन प्रकार है। इमल्सन में 32% फास्फोलिपिड होता है। कोलाइडी विलियन, कोलाइडी विलियन एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड के कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होती है। इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप में आँख से नहीं देखे जाते हैं। कोलाइड के कण प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब कोलाइड के कण को शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं अर्थात अस्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते किंतु अपकेंद्रीय तकनीक द्वारा पृथक किए जाते हैं। कोलाइड के सामान्य उदाहरण कौन कौन से हैं? तो आपका देखेंगे तो यहाँ से परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम और प्रकार और उदाहरण दिया गया है। द्रव से गैस में उसको एरोसोल बोलेंगे, तो इसका उदाहरण है कोहरा, बादल और कुहासा। ठोस से गैस में एरोसोल ही बोला जाएगा, धुआं, स्वचालित वाहन का निथार इत्यादि। द्रव से गैस से द्रव में फोम, शेविंग क्रीम। द्रव से द्रव में इमल्सन, इसमें आ जाएगा दूध, फेस क्रीम इत्यादि। ठोस से द्रव में सॉल, मैग्नीशिया, मिल्क, कीचड़ इत्यादि। ठीक है, ये देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, नोट, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। आगे देखते हैं, आयरन का संकेत यानी लोहा का प्रतीक क्या होता है? ये Fe होता है। इसका परमाणु संख्या जो होता है 26 होता है। आयरन यानी लोहा तत्व का परमाणु प्रतीक जो होता है Fe है। अन्य तत्व दिए गए हैं और परमाणु प्रतीक, हाइड्रोजन का परमाणु प्रतीक H होता है, हीलियम का He होता है, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca, क्रोमियम का Cr, मैग्नीज का Mn, आयरन का Fe, कोबाल्ट का Co, निकेल का Ni, कॉपर का कॉपर, कॉपर का Cu, जिंक का Zn। ऑक्सीजन का O होता है, फ्लोरीन का F होता है, नियॉन का Ne होता है, सोडियम का Na होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, एल्युमिनियम का Al होता है, फास्फोरस का P होता है, आर्गन का Ar होता है, आर्सेनिक का As होता है, ब्रोमीन का Br होता है, सिल्वर का Ag होता है, आयोडीन का I होता है, बेरियम का Ba होता है, गोल्ड का Au होता है, मरकरी का Hg होता है, रेडॉन का Rn होता है, पोलोनियम का Po होता है। चलिए आगे देखते हैं, जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? ये हो जाएगा sp3। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था sp3 है। इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन परमाणु का एक 2s और 3 2p कक्षकों को मिलाकर 4 संकर कक्षक बनाता है। ये संकर कक्षक ऑक्सीजन परमाणु के चारों ओर चतुष्फलकीय ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। जल का अणुसूत्र जो होता है H2O होता है। शुद्ध जल उदासीन होता है अर्थात इसका pH मान 7 होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। जल के प्रकार, कठोर जल, हार्ड वाटर, यह साबुन के साथ फेन उत्पन्न नहीं करता। इसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट व कार्बोनेट घुले रहते हैं। मृदु जल, यह साबुन के साथ आसानी से फेन उत्पन्न करता है। यह जल पीने की दृष्टि से उपयुक्त होता है। जल की कठोरता, अस्थायी कठोरता, यह कठोरता कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट लवण घुले रहने के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता को सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर गर्म करने से दूर की जाती है। अस्थायी कठोरता, यह कठोरता कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स लवण घुले रहने के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता उसे उबाल कर दूर की जाती है। आगे दिया गया है, यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक कौन है? तो आपका हो जाएगा राम कुमार। यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक राम कुमार हैं। फणीश्वरनाथ रचनाकार और रिपोर्ताज, फणीश्वरनाथ रेणु का रिपोर्ताज कौन कौन सा है? तो ऋण जल, धन जल, नेपाली, क्रांति कथा इत्यादि।
धर्मवीर भारती का कौन कौन से है, तो युद्ध यात्रा, रंगेय राघव का तूफानों की बीच। आगे देखेंगे इनका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का क्षण बोले कण मुस्कुराए, और शिवदान सिंह चौहान का लक्ष्मीपुरा। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, 23 नंबर मिलान करना है। छाती पर मूंग दलना, तो इसका अर्थ जो हो जाएगा ये हो जाएगा साथ रहकर, ये जो हो जाएगा छाती पर पत्थर रखना, मतलब हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे एक सेकेंड, हाँ इसका जो हो जाएगा यहाँ से देखिएगा तो हो जाएगा छाती पर मूंग दलना, मतलब साथ रहकर परेशान करना हो जाएगा। ठीक है, छाती पर पत्थर रखना यानी धैर्यपूर्वक कष्ट सहना हो जाएगा, धैर्यपूर्वक। और छाती पर सांप लौटना मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ईर्ष्या करना। और छाती ठोकना मतलब कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा लेना। तो इसका यहाँ से देखिएगा तो राइट जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से दिया गया है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, मुहावरा उनके अर्थ दिए गए हैं। डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनका का सहारा यानी संकट में पड़े को थोड़ी मदद। तिनके को पहाड़ करना यानी छोटी बात को बड़ी बनाना। दिन दूनी रात चौगुनी करना तो खूब उन्नति होना। दूध का दूध और पानी का पानी होना यानी निष्पक्ष न्याय। गंगा लाभ होना यानी मर जाना। ठीक है, आगे देखेंगे तो कपास ओटना यानी सांसारिक काम धंधों से अलग रहना। कमर कसना यानी दृढ़ संकल्प करना। नाक पर मक्खी न बैठने देना, खरे स्वभाव का होना। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना स्वार्थ साधना। एक आंख से देखना यानी समान भाव रखना। ओस के मोती यानी क्षण भंगुर। ओखली में सिर देना यानी इच्छापूर्वक किसी झंझट में पड़ना। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, तो आपका हो जाएगा राज्य के लिए सभा यानी राज्यसभा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य जिसको नाम दिया, तो किसने दिया था, ये दिए थे J.E. पुरकिंजे ने। ठीक है, J.E. पुरकिंजे ने सन 1839 ईस्वी में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ जिसको जीव द्रव्य बोलते हैं का नाम दिया था। जीव द्रव्य एक तरल गाढ़ा लसलसा परभासी वजन युक्त व रंगहीन पदार्थ है। जीवों की सारी जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य के द्वारा होती है, जिसके कारण इसे जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जो होता है वो जल होता है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 80:19 होता है, 81:19 होता है। जीव द्रव्य का 99% भाग 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। उसमें पहला है ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.5%। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप के भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, ये स्क्लेरेन काइमा हो जाएगा। स्क्लेरेन काइमा दृढ़ उत्तक नामक सरल अस्थायी उत्तक पादप के भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। स्क्लेरेन काइमा दृढ़ उत्तक लंबी संकरी कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी लिग्निन होती है। अधिकांशतः ये मृदु होते हैं, इनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है। स्क्लेरेन काइमा दृढ़ उत्तक जिसको बोलते हैं मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। उनके उदाहरण जूट, पटवा इत्यादि है। उत्तक और संबंधित कार्य, एपिडर्मिस उत्तक, यह कोशिकाओं की एक परत द्वारा पौधों के बाहरी भाग को ढकता है। जाइलम उत्तक जल व खनिज लवणों का संवहन करता है। दूसरा, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। फ्लोएम का उत्तक का कार्य क्या है, तो मुख्य कार्यों पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाना। नोट, जाइलम और फ्लोएम संवहनी उत्तक हैं। हरी पत्तियां भोजन को किस रूप में संग्रहित करती है, ये स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है। हरी पत्तियां भोजन को स्टार्च यानी मंड के रूप में संग्रहित करती है। स्टार्च यानी मंड वह भोजन है जो पौधों की पत्तियों में जमा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखेंगे हम लोग, स्टार्च यानी मंड एक पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयाँ शामिल है। यह प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है।
प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रभावकारी लाल रंग है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कृत्रिम प्रकाश में भी होती है। चलिए नेक्स्ट है, 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान हैं? तो ये आपका हो जाएगा 1645। 31 मई 2024 तक संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव यूनाइटेड नेशन एकेडमिक इम्पैक्ट के 1645 संस्थान सदस्य एवं 156 देश सदस्य हैं। UNAI संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक प्रभाव उच्च शिक्षा, छात्रवृत्ति और अनुसंधान के संस्थानों को संयुक्त राष्ट्र और एक दूसरे के साथ संरेखित करने की एक संयुक्त राष्ट्र पहल है। इसका गठन 18 नवंबर 2010 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो था शिक्षा और सतत विकास के बीच पारस्परिक संबंध पर ध्यान केंद्रित रखते हुए सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करना है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? ये 2005 में पारित हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में पारित हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम कानूनी अधिकार के रूप में आया। यह आयोग एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक सूचना आयुक्तों से मिलकर बना है। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति, एक समिति, प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष का नेता और केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री की सिफारिश पर करता है। राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों को उनके पद से पदमुक्त भी कर सकते हैं। भारत का पहला मुख्य सूचना आयुक्त कौन था? तो वजाहत हबीबुल्ला थे। वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया है। 30 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया? ये 2023 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। मोटे अनाज का वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव भारत द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? ये तारककाय, सेंट्रोसोम जिसको बोलते हैं, तारककाय लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारककाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करती है। तारककाय की खोज वोवेरी ने की थी। कोशिका भित्ति सेल वाल सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान रखने में सहायता करती है, आकार बनाए रखने में सहायता करती है। लवक, प्लास्टिड 3 प्रकार की होती है, हरित, वर्णी और अवर्णी लवक। हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर, हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। इसमें जो है राइबोसोम पाया जाता है। वर्णी लवक प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे बीज, पुष्प, फूल भित्ति आदि में पाए जाते हैं। अवर्णी लवक रंगहीन लवक होते हैं। यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहता है, जैसे जड़ों में, भूमिगत तना में। रसधानियाँ, वैक्यूल्स कोशिका की निर्जीव रचना है। यह एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। जंतु कोशिकाओं में यह अनेक एवं छोटी होती है, परंतु पादप कोशिकाओं में यह कोशिका 90% स्थान घेरता है। 32 नंबर प्रश्न है, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? ये बहुविभाजन द्वारा जनन होता है। प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन द्वारा जनन होता है। बहुविभाजन द्वारा जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें एक ही जनक कोशिका से कई संतति कोशिका उत्पन्न होती है। बहुविभाजन द्वारा जनन एस्चुरिया, कोलाई, क्लस्ट्रीडियम आदि में देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अलैंगिक जनन के अन्य प्रकार, मुकुलन। इस विधि में एक ही स्थान पर कोशिका विभाजन के कारण एक कली या बहिर्गमन से नया जीव बनता है। उदाहरण के लिए खमीर, जेलीफिश और हाइड्रा इत्यादि में प्रजनन जो होता है मुकुलन द्वारा होता है। द्विविभाजन, इस विभाजन में जनन
कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। उदाहरण के लिए अमीबा में द्विविभाजन द्वारा एवं पैरामीशियम में द्विविभाजन द्वारा जनन होता है। पुनर्जनन, इस प्रक्रिया में कुछ जीव खोए हुए या कटे हुए शरीर के अंगों को प्रतिस्थापित या पुनर्स्थापित करते हैं। छिपकली, तारा मछली और इत्यादि में पुनर्जनन द्वारा जनन होता है। आगे देखेंगे, हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो डी ऑप्शन। हाइड्रा में मुकुलों में पर्यावरणीय कारकों के कारण आनुवंशिक उत्परिवर्तन हो जाता है। हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता और मुकुलों में पर्यावरणीय कारकों के कारण आनुवंशिक उत्परिवर्तन के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, लैंगिक जनन युग्मक द्वारा होता है। कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें ऑप्शन लिंग निर्धारण आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है। कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है इनमें लिंग निर्धारण आनुवंशिकी कारकों पर निर्भर करता है। सरीसृप वर्ग की कुछ प्रमुख विशेषताएं, इनका शरीर शुष्क शल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। त्वचा रूखी होती है तथा इसमें ग्रंथियां नहीं पाए जाते हैं। इसमें केराटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचीय शल्क या प्रशल्क पाए जाते हैं। हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ का बना होता है, लेकिन मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ होता है। लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। निषेचन आंतरिक होता है और ये अंडोत्सर्जन करते हैं। चलिए आगे देखेंगे 35 नंबर। बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो ये अपूर्ण वर्तमान काल है। बच्चा खेल रहा है इस वाक्य में जो है अपूर्ण वर्तमान काल है। स्वागत शब्द में किसका उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? तो स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? ये बनता है सु प्लस आगत से। ठीक है, सु प्लस आगत से बनता है, तो सु उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। स्वागत शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सु उपसर्ग से बने कुछ अन्य शब्द जैसे सुजन, सुगम, सुशिक्षित, सुपात्र इत्यादि। उपसर्ग का अर्थ है किसी शब्द के समीप अर्थात पहले आकर नया शब्द बनाना। हार शब्द का अर्थ है पराजय, परंतु इसी शब्द के आगे प्र शब्दांश जोड़ने पर नया शब्द बनेगा प्रहार। ठीक है, प्रहार बन जाएगा प्र प्लस हार, जिसका अर्थ होता है चोट करना। नेक्स्ट है 37 नंबर। निम्नलिखित वाक्यांश एवं उनके लिए एक शब्द दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? ये हो जाएगा बिना सोचे विचार किया गया विश्वास अविश्वास। बिना सोचे विचार किया गया विश्वास अविश्वास, यह असंगत विकल्प है। बिना सोचे समझे विचार किए गए विश्वास के लिए अंधविश्वास शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, अविश्वास नहीं होगा। अन्य सभी विकल्प सत्य है। महत्वपूर्ण शब्दों के लिए अनेक शब्द, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए सर्वज्ञ हो जाएगा। सदैव रहने वाला शाश्वत हो जाएगा। किसी के साथ संबंध न रखने वाला निसंगत हो जाएगा। नष्ट होने वाला नश्वर हो जाएगा। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज हो जाएगा। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी को अंतवेशी कहा जाता है। जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। जो पहले पढ़ा न गया हो अपठित कहा जाता है उसे। चलिए नेक्स्ट है, गुजरात में नवीन कप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? ये आपका माटा के नाम से जाना जाता है। गुजरात में नवीन कप मृदा को माटा के नाम से जानते हैं। गुजरात में पुरानी कप मृदा को गोरडू कहते हैं। मिट्टी एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। मृदा सॉइल शब्द की उत्पत्ति भौतिक शब्द सोलम से हुई है। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों का विभाजन 8 प्रकारों में किया है, जो निम्न है। पहला है जलोढ़ मिट्टी। यह भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी है, जो देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भागों में फैला हुआ है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना व कार्बनिक तत्वों की प्रचुरता होती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है।
भूगर्भिक संरचना और संगठन के आधार पर इसे बांगर और खादर में वर्गीकृत किया गया है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। काली मिट्टी ब्लैक सॉइल। भारत में काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने या लावा के ठंडा होने के कारण के उपरांत बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय व अपरदन से हुआ है। काली मिट्टी में लोहा, चूना, एल्युमिनियम व कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस इत्यादि की कमी रहती है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी, चरनोजम मिट्टी या काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। लाल मिट्टी रेड सॉइल। इस मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रेवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। लाल मिट्टी का रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल होता है। इस मिट्टी को लाल एवं पीली मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी रहती है। लेटराइट मिट्टी। यह मिट्टी मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत के पठारों के ऊपरी भागों में पाई जाती है। 200 सेंटीमीटर से या अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में चूना व सिलिका के निक्षालन से इसकी उत्पत्ति होती है। लेटराइट मिट्टियों का स्वरूप जो है ईंट जैसा होता है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड व एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। पर्वतीय मिट्टी। इस मृदा को वनीय मृदा भी कहते हैं। यह मृदा हिमालयी की घाटियों के ढलानों पर 2700 से 3000 मीटर ऊंचाई के भागों में पाई जाती है। वनीय मिट्टियों में पोटास, फास्फोरस व चूने का अभाव होता है। शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टियाँ 6 नंबर है। यह मिट्टी शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अरावली पर्वत और सिंधु घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टियों में ह्यूमस व जैव पदार्थों कम मात्रा में पाए जाते हैं। लवणीय मिट्टी व क्षारीय मिट्टियाँ। यह एक अंतः क्षेत्रीय मिट्टी है जिसका विस्तार सभी जलवायु प्रदेशों में है। इस मिट्टी में जो है सोडियम और मैग्नीशियम की प्रचुरता के कारण यह मिट्टी लवणीय व कैल्शियम व पोटेशियम की प्रचुरता के कारण क्षारीय हो जाती है। पीट एवं दलदली मिट्टियाँ। इसका निर्माण अत्यधिक आर्द्रता वाले दशाओं में बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्वों के जमाव के कारण होता है। यह मिट्टी मुख्यतः तटीय प्रदेशों जैसे जल जमाव के क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में घुलनशील लवणों की प्रचुरता होती है, परंतु फास्फोरस व पोटास का अभाव होता है। चलिए आगे देखेंगे 39 नंबर। निम्न में कौन सी कंपनी ONGC और उसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? तो आपका हो जाएगा पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड ONGC और उसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करता है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राज्यों के दूर दराज इलाकों में विशिष्ट स्थानों और दुर्गम क्षेत्रों में परिवहन के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग करता है। ONGC की स्थापना जो है 14 अगस्त 1956 को हुई थी। ONGC भारत सरकार की एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसका मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड में है। ONGC का पूरा नाम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है। ONGC के वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह है। ONGC का महारत्न कंपनी है। ONGC एक महारत्न कंपनी है। पवन हंस की स्थापना 1985 में हुई थी और यह भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा कंपनी है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ये बिहार राज्य में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। कितना है? तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति। भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, परंतु 1881 ईस्वी से अर्थात लॉर्ड रिपन के समय में से प्रत्येक 10 वर्ष में नियमित जनगणना प्रारंभ हो गई। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है आपका अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। WC प्लाडेन भारत के प्रथम जनगणना
आयुक्त थे। भारत में विश्व की 17.7% जनसंख्या निवास करती है। नागालैंड देश का एकमात्र राज्य है जहां जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक यानी निगेटिव माइनस में दर्ज रही है। अगला देखेंगे 1921 ईस्वी को भारत की जनसंख्या का बृहत विभाजन वर्ष ग्रेट डिवाइड ईयर्स कहते हैं। वही 1951 को जनसंख्या में भारी वृद्धि के प्रारंभिक वर्ष की संज्ञा दी गई है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर करने वाले 3 राज्य मेघालय 27.9%, अरुणाचल प्रदेश 26%, बिहार 25.4%। न्यूनतम दशकीय वृद्धि करने वाले राज्य नागालैंड -0.6%, केरल 4.9% और गोवा 8.2%। वर्ष 2024 प्रमुख सैन्य अभ्यास इम्पोर्टेंट है, करेंट अफेयर्स का सवाल है। आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। आइए हम लोग पहले जो है 41 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। आइए, देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किया गया एकमात्र राज्य कौन सा है? तो केरल है। 41 नंबर सवाल है, भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये आपका राजस्थान राज्य में किया गया था। भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन राजस्थान में किया गया था। अब आइए हम लोग इसको देखेंगे, हम लोग सैन्य अभ्यास और आयोजन स्थल देखेंगे 2024 के। गरुण शक्ति 9वां संस्करण था। नवंबर 2024 माह में भारत और इंडोनेशिया के बीच थल सेना और जकार्ता इंडोनेशिया में इसका आयोजन स्थल है। इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, टेलीग्राम पर इसका PDF आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे LDC उत्कृष्ट पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की है? ये आपका हो जाएगा मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर में। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे LDC उत्कृष्ट पुरस्कार 2023 में मीडियम लोड डिस्पैच श्रेणी में जीत हासिल की है। बिहार SLDC को यह पुरस्कार निम्न उपलब्धियों के कारण दिया गया है: नई तकनीकों को अपनाना, राज्यों की बिजली प्रणाली का एकीकृत संचालन सुनिश्चित करना, स्टेट ऑफ द आर्ट नेक्स्ट जेन साइबर सुरक्षा ऑपरेशन सेंटर स्थापित कर। नेक्स्ट है 42 नंबर, लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में है? तो मुजफ्फरपुर जिले में। लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है। बिहार के प्रमुख शोध एवं अनुसंधान संस्थान: केला अनुसंधान संस्थान गोरौल वैशाली में है। आलू विकास एवं शोध संस्थान बिहार शरीफ में है। मक्का विकास एवं शोध संस्थान बेगूसराय में है। चावल विकास एवं शोध संस्थान आरा में। राष्ट्रीय लीची एवं विकास शोध संस्थान मुजफ्फरपुर में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना दरभंगा में स्थित है। नेक्स्ट है टसर सिल्क विकास केंद्र भागलपुर में। फल विकास एवं शोध संस्थान सबौर भागलपुर में। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में। अरेबिक एवं फारसी अनुसंधान संस्थान पटना में। प्राकृतिक जैन शास्त्र और अहिंसा संस्थान वैशाली में। और AN सिन्हा शोध संस्थान पटना में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? ये मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है। जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित करने वाले कारक हैं साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, द्वारा दर्शाए गए व्यक्ति के स्वास्थ्य और अन्य लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण। गुणवत्तापूर्ण जनसंख्या से ही बेहतर मानव संसाधन का निर्माण होता है, जो किसी देश के प्रगति या विकास का महत्वपूर्ण योगदान देता है। मानव संसाधन: किसी देश के संदर्भ में मानव संसाधन उसकी जनसंख्या में पाई जाने वाली योग्यता, क्षमता, कौशल एवं ज्ञान है जो उस देश के लिए मानव पूंजी का निर्माण करता है। भारत का साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04% है। बिहार का साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 61.82% है। जीवन प्रत्याशा: किसी व्यक्ति या समूह के लोगों द्वारा सामान्य परिस्थितियों में जीने की अपेक्षित औसत वर्षों की संख्या।
जीवन प्रत्याशा को प्रभावित करने वाले कारक आर्थिक स्थिति, शिक्षा, रोजगार, आवास, स्वास्थ्य सेवा और खाद्य सुरक्षा जैसी चीज़ें शामिल है। 2024 में भारत की जीवन प्रत्याशा 70.62 वर्ष है। बिहार का जीवन प्रत्याशा 69.2 वर्ष है। मुद्रास्फीति, जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है। कीमतों में इस वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। भारत में मुद्रास्फीति की गणना दो सूचियों में होती है, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। 2 से 3% की मुद्रास्फीति दर अर्थव्यवस्था के लिए ठीक होती है, जबकि इसकी अधिक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती है। कौशल निर्माण, कौशल निर्माण का अर्थ है उन कौशलों का विकास करना जिसकी कंपनी को अल्पकालिक और दीर्घकालिक रूप से आवश्यकता होती है तथा जो संगठन के भविष्य योजनाओं के अनुरूप होता है। कौशल विकास हेतु भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में चला रही है। अगला सवाल है 45 नंबर, निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? तो राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है। राम के पास एक गाय है, गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है। बाजार क्रिया, कोई व्यक्ति किसी सामान को मंडी में बेचता है तो उसे बाजार क्रिया कहते हैं, और कोई व्यक्ति सामान उत्पादन करता है और खुद खा जाता है तो उसे गैर बाजार क्रिया कहते हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सही नहीं है? तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। वस्तुओं व सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है। वस्तुओं व सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है, यह कथन सही नहीं है। बहुराष्ट्रीय निगम MNC एक ऐसी कंपनी है जो देश के साथ साथ दुनिया भर के अन्य देशों में भी काम करती है। यह एक देश में स्थित केंद्रीय कार्यालय रखता है जो इसके सभी कार्यालयों जैसे प्रशासनिक शाखाओं या कारखानों के प्रबंधन का समन्वय करता है। बहुराष्ट्रीय निगम के प्रमुख कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माल के उत्पादन को नियंत्रित करना, विभिन्न देशों के बीच विभिन्न वस्तुओं के आयात और निर्यात को नियंत्रित करना, वैश्वीकरण, विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्था को एक दूसरे के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण में मुख्य भूमिका निभा रही है। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। PV नरसिम्हा राव को भारत में वैश्वीकरण का जनक कहा जाता है। वैश्वीकरण के जनक पीटर सदरलैंड हैं। ये पूर्व आयरिश अटॉर्नी जनरल, यूरोपीय कमिश्नर थे। वित्त वर्ष 2023-24 में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। नेक्स्ट है होनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए यहाँ पर देखेंगे, ऑनेस्टी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? रिफ्रेश इसको बोलते हैं, ठीक है, जिसमें जो है ITY हो, ISM हो और मेंट हो, अन्नेस हो, तो उसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इनटू द गिवन बिलो सेंटेंस, ऑल मैन मस्ट डाई, ऑल हो जाएगा इसमें, ठीक है। ऑल जो है आपका एडजेक्टिव है, मैन जो है नाउन हो जाएगा, मस्ट जो है मॉडल वर्ब हो जाएगा, और ये डाई जो हो जाएगा वर्ब 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए। तो इसका हो जाएगा अवेक, अवेक ए प्लस वेक हो जाएगा, अर्थात इसमें ए प्रीफिक्स है। चलिए आगे देखते हैं, वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है उसे हम लोग डिंब वाहिनी कहते हैं। शुक्राणु का अंड से सामना डिंब वाहिनी फैलोपियन ट्यूब में होता है। गर्भाशय ग्रीवा गर्भाशय का निचला हिस्सा है जिसका कार्य गर्भाशय की योनि से जोड़ना है। गर्भाशय 7.5 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी, इसके दीवार की मोटाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसका वजन 35 ग्राम। इसकी आकृति नाशपाती जैसी होती है। इसका मुख्य कार्य निषेचन के बाद भ्रूण को सुरक्षा एवं पोषण तथा आश्रय प्रदान करना है। योनि के द्वारा शुक्राणु डिंब वाहिनी या अंड वाहिनी तक पहुंचता है। यह एक नली के समान रचना है। इसके दीवार पर
वल्बोरिथल ग्रंथियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट है 51 नंबर, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, ये मस्तिष्क हो जाएगा। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र मस्तिष्क है, ब्रेन है, क्योंकि मस्तिष्क ही शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रण एवं सामंजस्य का आधार है। मानव मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है, ठीक है, यानी 1.4 किलो का होता है करीब करीब। चलिए, बाहरी आघातों से बचने हेतु मानव मस्तिष्क अस्थायी के खोल क्रेनियम में बंद रहता है। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग सेरिब्रम है, जो कि स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक शक्तियाँ, ज्ञानवाणी, चिंतन व बुद्धिमत्ता का केंद्र है। थैलेमस दर्द, ठंडा तथा गर्म पहचानने का कार्य करता है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, प्यार, घृणा, ताप नियंत्रण आदि के केंद्र होता है। रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी इसी के नियंत्रण में है। चलिए नेक्स्ट है, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? तो आपका हो जाएगा मोलस्का का। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल मोलस्का का गुण है। मोलस्का समुद्री, ताजे पानी और स्थलीय पर्यावरण में पाए जाते हैं। प्रोटोकॉर्डेटा का कंकाल कठोर नहीं बल्कि एक नम कार्टिलेजिनस कंकाल का बना होता है। ऑर्थोपोडा का कंकाल कठोर होता है, परंतु यह काइटिन का बना होता है, ना कि कैल्शियम कार्बोनेट का। इकाइनोडर्मेटा का भी कंकाल कठोर होता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला देखते हैं 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ लसिका के संदर्भ में गलत है? आपका डी ऑप्शन, ठीक है। सभी कथन जो है वो सत्य दिए गए हैं। लसिका परिवहन का कार्य करती है, सही है। लसिका प्लाज्मा के समान व रंगीन होती है। लसिका आंत्र से पाचित एवं अवशोषित अमीनो अम्लों का परिवहन करती है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। लसिका के 5 मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। लसिका तंत्र शरीर के ऊतकों से रिसने वाले लसिका को बाहर निकालता है और रक्त प्रणाली में भेज देता है। दूसरा है, यह तंत्र आंतों से वसा और वसा में घुलनशील विटामिन और प्रोटीन को अवशोषित कर उन्हें वापस रक्त प्रवाह में पहुंचाता है। तीसरा है, लसिका तंत्र प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है, जो रोगाणुओं और अन्य पदार्थों से लड़ने के लिए श्वेत रक्त कोशिकाओं या अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं का उत्पादन व उत्सर्जन करता है। लसिका तंत्र लसिका को छानकर अपशिष्ट उत्पादों और अस्वस्थ कोशिकाओं को हटाना और उन्हें शरीर से बाहर निकालना है। लसिका में विषाक्त पदार्थों को अक्सर नोड्स द्वारा चुनिंदा रूप से फिल्टर किया गया है। चलिए आगे देखेंगे। एक अपसारी दर्पण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। एक अपसारी दर्पण जो होता है एक उत्तल दर्पण को कहते हैं, क्योंकि जब प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण पर पड़ती है तो वे परिवर्तन के बाद अपसारी हो जाती है, अर्थात ये किरणें दर्पण के परावर्तक सतह से टकराने के बाद विचलित हो जाती है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को सिकोड़ता है। उत्तल दर्पण जिस गोलीय का परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, ऐसे उसको हम लोग उत्तल दर्पण बोलेंगे, उत्तल दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब जो होते हैं, इस दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे उसके ध्रुव व फोकस के बीच तथा वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। यदि किसी वस्तु की उत्तल दर्पण से दूरी बढ़ाई जाए तो दर्पण से बने आभासी एवं सीधे प्रतिबिंब का आकार छोटा होता है तथा उसकी स्थिति दर्पण के पीछे ध्रुव के फोकस की ओर खिसकती है। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण का उपयोग। ट्रक या मोटर कार के चालक में बगल यानी पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, साइड मिरर के रूप में जिसको बोलते हैं हम लोग। सड़क में लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, ऐसे उसे हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग। बड़ी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आता है और आँख, कान, नाक आदि डॉक्टरों का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में, सौर भट्टी में सूर्य प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए। समतल दर्पण
समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा व वस्तु के आकार के बराबर बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने हेतु दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। समतल दर्पण में कोई वस्तु दर्पण के सापेक्ष भी चाल से गतिमान करता है तो वस्तु और प्रतिबिंब की सापेक्ष गति 2v होती है। समतल दर्पण का उपयोग दैनिक जीवन में समतल दर्पण का उपयोग आईना के रूप में किया जाता है। बहुदर्शी और पारदर्शी पाइरोस्कोप में पानी के सतह से बाहर देखने के लिए किया जाता है। चलिए आगे जो है वो न्यूमेरिकल है, आप लोग यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। चलिए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन बता दे रहे हैं। तो दिए गए परिपथ में ए मीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में लगाना चाहिए। यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो तथा उनमें प्रवाही धारा I हो तो ओम के नियम के अनुसार V समानुपाती I या V बराबर I इंटू R या R इंटू I, जहाँ R जो है चालक का प्रतिरोध है। विद्युत धारा को एमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। इसे परिपथ के सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। इसी परिपथ में सदैव समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसे परिपथ में सदैव समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। विद्युत फ्यूज टीन 63% टीन व शीशा यानी 37% शीशा का मिश्र धातु का बना होता है। यह सदैव परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तो इसका वेग आधा हो जाता है तो उसका संवेग होगा, ये आपका हो जाएगा 2 गुना। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना हो तथा उसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग 2 गुना हो जाएगा। माना कि वस्तु का द्रव्यमान m हो और नया द्रव्यमान 4m हो, तो यदि वेग बराबर v, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो नया वेग बराबर v/2 तो संवेग बराबर m इंटू v होता है, ठीक है। p बराबर m इंटू v होता है तो नया वेग 4m/2 और गुणे 2, तो ये 2 से 2 कट गया, mv बराबर हो जाएगा 2mv, ठीक है, तो 2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि जो है फ्यूज का उपयोग है। विद्युत उपकरणों को अतिभार से सुरक्षा के लिए फ्यूज का उपयोग करते हैं। विद्युत फ्यूज परिपथ तथा संधारित्र की सुरक्षा किसी भी अनावश्यक रूप से उच्च विद्युत धारा को उनसे प्रवाहित न होने देकर करता है। विद्युत फ्यूज को युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। फ्यूज तार में टीना, जो कि हम लोग बताए 63% टीन, और लेड जो होता है वो आपका कितना होता है, अभी हमने बताया था 30 या 37% होता है, का मिश्रण होता है। यदि परिपथ में किसी निर्दिष्ट मान से अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज के ताप में वृद्धि होती है और फ्यूज तार पिघल जाता है, जिससे परिपथ टूट जाता है। फ्यूज तार प्रायः धातु के सिरे वाले पार्सिलेन अथवा इसी प्रकार के विद्युतरोधी पदार्थ के कार्टिज में रखा जाता है। नेक्स्ट है, नोट दिया गया है, लघु पतन शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान अत्यधिक बढ़ जाता है। चलिए आगे देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। बिहार में डैश वन्यजीव अभ्यारण्य, तो 13 वन्यजीव अभ्यारण्य है, वह एक जो है आपका राष्ट्रीय पार्क है और एक जो है टाइगर रिजर्व है। आइए हम लोग देखते हैं। बिहार में 13 वन्यजीव अभ्यारण्य, एक राष्ट्रीय पार्क और एक टाइगर रिजर्व है। बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। यह बाघ संरक्षण के लिए भी समर्पित है और 898.93 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बिहार के प्रमुख जो है वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर दिए गए हैं। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया में है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में है। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा में है। नागी डैम वन्यजीव अभ्यारण्य जमुई में है। नकटी डैम या जलाशय पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है। सलीम उल्ला जुब्बा साहनी बैडला वैशाली में है। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य राजगीर में है। राजौला वन्यजीव अभ्यारण्य नवादा में है। विक्रमशिला गंगेय डल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। उदयपुर पश्चिम बंगाल में।
वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कैमूर और रोहतास में है। चलिए, तो आज के वीडियो को हम लोग जो है यहीं पर रोकेंगे, क्योंकि जो है वीडियो जो है वो 2 घंटे का हो जाएगा, सभी प्रश्न हम कराएंगे तो नेक्स्ट पार्ट जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए हम लोग 58 प्रश्नों को कवर किए हैं, 59 से लेकर हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।